डिस्काउंट कितना भी हो, मुनाफा व्यापारी ही कमाएगा। उपभोक्ता आवश्यकता की वस्तु ले तभी फायदे में रहेगा, वरना नुकसान ही रहेगा उसको। डिजिटल जो इन दिनों शॉपिंग चल रही है, त्योहारी सीजन में ये बढ़ भी जाती है और बहुत से जो ई कॉमर्स फेमस मार्केट्स हैं वो इन दिनों सेल भी लेकर आए हुए हैं। तो इस दौरान डार्क पैटर्न से बचते हुए शॉपिंग को किस तरीके से करना चाहिए? नवरात्रों के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। आने वाले पूरे महीने खरीदारी जोरों पर रहेगी। ऐसे में कंज्यूमर्स किन बातों का ध्यान रखें और क्या-क्या सावधानियां बरतें, आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ एक बार फिर वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ कल्पना शर्मा जी उपस्थित हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। मैं कल्पना जी से पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो पूरा फेस्टिव सीजन है जिसमें साल भर की सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, नवरात्रि से लेके दिवाली तक की, तो उनमें बेसिकली किस तरह की सावधानी बरते, क्योंकि डिस्काउंट इतना ज़्यादा है कि लोग अट्रैक्ट भी होते हैं चीज़ों को लेके। बिल्कुल। नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दोबारा यहाँ आमंत्रित किया। और जहाँ तक त्योहारी सीजन पे खरीदारी की बात है, वो शुरू से ही हमें पता है कि जैसे हम इंतज़ार करते हैं। हमारे यहाँ भारत उत्सवों का देश है, यहाँ हर दिन उत्सव होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दिवाली पर ही हम ज़्यादा खरीदारी करते हैं। आज हमारे यूथ के पास भी बहुत पैसा है, हमारी महिलाओं के पास भी पैसा है जो खरीदारी करते हैं। मैं लोअर इकोनॉमिक की बात नहीं करूँगी, बट जो बेसिकली डिस्काउंट और इन पर अट्रैक्ट होकर जाते हैं, मेरा ये मानना है कि वो साल भर खरीदारी करते हैं जी। उसके बावजूद त्योहार पर हम विशेष खरीदारी करें तो प्रायोजन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि डिस्काउंट है इसलिए शॉपिंग करनी है। हमेशा हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें आवश्यकता है इसलिए हमें खरीदारी करनी है, क्योंकि डिस्काउंट कितना भी हो, मुनाफा व्यापारी ही कमाएगा। उपभोक्ता आवश्यकता की वस्तु ले तभी फायदे में रहेगा, वरना नुकसान ही रहेगा उसको। मतलब ये कि भारी डिस्काउंट देखकर आप उससे अट्रैक्ट ना हो, पहले चीज की गुणवत्ता को देखें, क्योंकि भारत के अंदर कंज्यूमर्स के साथ जो ठगी है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसको लेके इंडिया में कानून भी बना हुआ है, लेकिन लोगों को बहुत हद तक जानकारी नहीं है। तो पहले मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि उपभोक्ता कानून क्या है और हमारे देश में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, उपभोक्ता कानून की ज़रूरत, पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी कि ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत तो इसलिए पड़ती है क्योंकि हर व्यक्ति एक उपभोक्ता होता है जी। हर प्राणी मात्र एक उपभोक्ता है, और उसमें सिर्फ हम ही नहीं है, हर जीव जंतु भी, क्योंकि उनके लिए भी कुछ खरीदारी की जाती है। तो ऐसा है कि जब भी कोई किसी भी प्रकार की चीज़, सेवा, वस्तु या हम खरीदते हैं तो वो उपभोक्ता कानून के अंतर्गत अभी दायरे में आता है। उसमें संरक्षण की आवश्यकता इसलिए हो जाती है कि सबसे पहले तो कि हम डेली बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं जी। और जितना विकास होता जा रहा है उतनी ये डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो जितना हम दूसरों पर डिपेंड होते चले जाएंगे उतनी ही कपट की, धोखाधड़ी की, इन चीज़ों की समस्याएं, इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं हम ठगे ना जाएं, उपभोक्ता के रूप में हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए उस कानून की आवश्यकता पड़ती है। जी, बिल्कुल। अब ये नहीं है कि इस कानून की आवश्यकता केवल भारत में ही है, वैश्विक स्तर पर भी इस कानून की पुरजोर शुरू से आवश्यकता रही है और हर जगह इस कानून की स्थापना भी की गई है। माना ये जाता है कि ये अमेरिका या
पाश्चात्य देशों में पहले आया, किंतु हमारे पौराणिक वेदों में भी यानी हमारी जो पौराणिक पुस्तकें रही है उनमें भी एक उपभोक्ता को किस प्रकार सुरक्षित होना चाहिए, उससे सुरक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है। चुनाव की ये एक साल पहले से हमारे बिल्कुल हमारे यहाँ है। हमारे चाणक्य ने भी जो अर्थशास्त्र रहे हैं उन्होंने भी अपनी नीतियों में बताया है कि किस प्रकार उपभोक्ता को ठगा ना जाए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी प्रकार पहले मनुस्मृति में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं और अथर्ववेद में भी इस प्रकार की चीज़ें रही है। तो ये अभी से नहीं है, क्योंकि जब भी जीवन आया है तब से हम उपभोक्ता हो गए हैं और जैसे जैसे संस्कृति आती चली गई हमारे उपभोक्ता कानून में निरंतर संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती रही और समय पर ये संशोधन भी होते रहे। अच्छा, कंज्यूमर के अधिकार क्या है हमारे देश के अंदर? हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें बेसिकली 6 अधिकार अभी दिए हैं। पहले मूल रूप से जब 4 अधिकार थे, अब उसमें 6 अधिकार शामिल कर लिए गए हैं। उसमें सबसे पहला अधिकार हमारा है कि हमें जानकारी का अधिकार है। मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं तो हमें जानने का अधिकार है, हमें चयन का अधिकार है, हमें सुनवाई का अधिकार है, हमें उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, जानकारी का अधिकार है, हमें क्षतिपूर्ति का अधिकार है। और इस तरह से इतना व्यापक दायरा है इसका कि अगर हम अवेयर होकर खरीदारी करते हैं तो कानून के दायरे में हम इस तरह से किसी भी पीड़ित उपभोक्ता को ला सकते हैं कि वो जो भी ठगा गया उपभोक्ता है उसे न्याय अवश्य मिलेगा। जी, इंडिया के अंदर कंज्यूमर एनजीओज बहुत सालों से चले आ रहे हैं। बिल्कुल। उपभोक्ता संगठनों की, एनजीओज की क्या भूमिका है हमारे देश के अंदर? देखिए जया जी, सबसे पहले मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक जीव एक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है। एक व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल अपने लिए संपूर्ण नहीं है, उसे दूसरे से सेवा भी लेनी पड़ती है, सामान भी लेना पड़ता है, व्यापार भी होता है। तो ऐसे में अब जब हम अपनी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए जब हम कहीं भी कोई भी संव्यवहार करते हैं तो उस वक्त हम बहुत अकेले होते हैं। और आपको पता है कि 1 और 1 11 है और अकेला व्यक्ति सक्षम नहीं है। तो कहीं भी अगर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए संगठन की आवश्यकता बनती है। अकेला व्यक्ति ना तो उसकी आवाज़ को इतना बुलंद तरीके से उठाया जा सकता, और क्योंकि अलग अलग बिखरे हुए उपभोक्ता उस तरह से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और जब वो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि एक ही तरीके से बहुत सारे उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं, तो वो कलेक्टिविटी एक कलेक्टिव होकर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो उस तरह से लोग जब इकट्ठे होते हैं, संगठन में आते हैं, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह हो जाती है कि एक संगठन के रूप में उपभोक्ता को लीडरशिप मिलती है और ताकत मिलती है। इसलिए एनजीओज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आप देखिए, डिजिटल का जब ज़माना हो गया है तो हम मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में अचानक हमारे पास डिस्काउंट के साथ सेल्स के ऑप्शन आ जाते हैं। हम बंद कमरों में अकेले बैठकर मोबाइल भी देख रहे हैं और वहाँ हमने कोई शॉपिंग कर ली है और उसमें कुछ हमारे साथ ठगी हो गई है, तो हम अकेले कई बार हम शेयर भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इतनी अवेयरनेस आ गई, इतने एनजीओज हैं और इतना प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से एक ठगा हुआ उपभोक्ता भी उस लड़ाई में अपने आप को आगे लाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका है, मैं समझती हूँ है। बिल्कुल सही, क्योंकि इंडिया में एनजीओज लगातार बढ़ भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक इसी से मिलता जुलता सवाल, डिजिटल जो इन दिनों शॉपिंग चल रही है, जो हर सीजन में ये बढ़ भी जाती है, और बहुत से जो ई-कॉमर्स फेमस मार्केट्स हैं वो इन दिनों सेल भी लेकर आए हुए हैं। तो इस दौरान डार्क पैटर्न से बचते हुए शॉपिंग को किस तरीके से करना चाहिए? मैं फिर कहूँगी वही कि ये बहुत ही एक व्यक्तिगत मुद्दा है। हम इसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी
हमारी शॉपिंग का उद्देश्य ये देखकर नहीं होना चाहिए कि किसी वस्तु पर डिस्काउंट है। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, और आवश्यकता होने के साथ ही उस वस्तु के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें लेनी चाहिए जानकारी कि इस वस्तु के कितने ब्रांड्स मार्केट में उपलब्ध हैं, किस किस की क्या क्या रेट्स हैं, और किस जगह से लेने से हमें उसकी गुणवत्ता क्या है, किस क्वालिटी का कौन सा ब्रांड दे रहा है, और क्या डिस्काउंट का उस से हमें फ़ायदा है या वास्तव में उस वस्तु पर डिस्काउंट से उसकी क्वालिटी उतनी प्रॉपर है कि नहीं है, नहीं तो नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे एडवर्टाइजमेंट इन दिनों बहुत अलग अलग तरीके के हो रहे हैं और वो भी आकर्षित करते हैं कंज्यूमर को। तो एड को आप किस तरीके से सोच समझ के आगे, मतलब एड देख के आप खरीदारी करें, क्योंकि भ्रामकता बहुत होती है और इन दिनों जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस तरीके से ऐड करते हैं कि लगता है कि वो उस क्रीम को खुद ही यूज में ले रहे हैं, है ना। या मैं क्रीम की बात नहीं करूंगी, वो किसी भी प्रोडक्ट को खुद यूज ले रहे हैं, तो उनके जो फैंस हैं उनको लगता है कि हमें भी ये क्रीम यूज में लेनी चाहिए या हमें भी ये प्रोडक्ट यूज में लेना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर वो विज्ञापन है जिसमें ऊपर वो भले लिख भी देते हैं पेड पार्टनरशिप, लेकिन कंज्यूमर इतना समझता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि किसी प्रोडक्ट का इस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, और क्योंकि वो डिजिटलाइजेशन में आया है और आपके आगे एक पिक्चर फॉर्म में आ रहा है जो बिल्कुल आपको इस तरह से दिखाई देता है कि साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे वो ऐसा असर डालता है कि इसमें जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि शायद मानव की संरचना इस तरह की है कि वो जो जिस चीज़ को देखता है उसे वो बहुत प्रत्यक्ष और सही मान लेता है, जबकि वास्तव में वो आर्टिफिशियली तैयार की गई चीज है और उसमें सत्यता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें एक उदाहरण देके आपको बताऊं, जैसे छोटे बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं, कोई फेमस सेलिब्रिटी या एक्ट्रेसेस अपने बच्चे को उस पे यूज कर रही होती है और वो अपने सोशल मीडिया या अपने व्हाट्सएप और उस पे डाल देती है। इसके बाद लोगों को लगता है कि ये भी इन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो मतलब सिंपल एक उदाहरण है ये जो आप बता रहे हो कि साइकोलॉजिकल खेला जा रहा है कंज्यूमर्स के साथ। तो एक्चुअली जितना ज्यादा निर्माता स्मार्ट हो गया है, आपको पता है कि आजकल MBA बहुत एक ऐसा कोर्स है जो बहुत प्रचलित है और मार्केटिंग को एक स्ट्रेटजी बना लिया जाता है। तो जितने भी निर्माता वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह काम करते हैं, तो वहाँ बहुत बौद्धिक स्तर का उनका एक प्लान होता है कि किस तरह से हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाए। तो वो बहुत प्लान और ग्रुप में वो काम कर रहा है, जबकि कंज्यूमर बिल्कुल अकेला है, अकेला बैठकर खरीदारी करता है और उसके सामने सडन ऐसी चीज आती है जिसके लिए वो तैयार भी नहीं होता है और उसकी साइकोलॉजी पे वो फिर इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि वो प्रैक्टिकली उसको बिल्कुल उससे प्रभावित हो जाता है और उसे लेने को आतुर हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ी यही है कि हमें इस चीज का बहुत अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि ये डिजिटल शॉपिंग के संबंध में हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। केवल उस पर आते ही, हमारी स्क्रीन पर आते ही हम उसे लिंक वो आता है और हम उसे शॉपिंग कर लें, इतनी जल्दबाजी ना करें। एटलीस्ट कुछ लोगों से उसके बारे में बात करें और दूसरी वेबसाइट्स पर भी जा कर के उसका चेक करें, या जिसने उसको पहले कहीं यूज़ किया हो ऐसे व्यक्ति से बात करें, उसकी प्रामाणिकता की जांच करें और उसके बाद उसकी खरीदारी के लिए प्रयास करें। दूसरी चीज़ सबसे खतरनाक जो मुझे अभी समझ में आती है कि केवल ये नहीं कि कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार्स या यही आपको प्रभावित कर रहे हैं। आजकल जो रील चलने का प्रचलन है, उसमें लोग अपनी फेमस होने के साथ साथ इस तरह के आपको, जिसको जैसे पहले हम कहते थे जिन्हें झोला छाप डॉक्टर, वो हमें कहीं बड़ी मुश्किल से कहीं दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन आज ये जो डिजिटल का माध्यम, रील्स का माध्यम आया है, उसमें आपको हर दूसरी तीसरी रील के बाद आपको कुछ न कुछ उपचार बताया जाता है। और हमारी युवा पीढ़ी जिसका कि आजकल बिल्कुल ही लाइफ स्टाइल बहुत इस तरह का हो गया है, हार्डवर्किंग बहुत है, बट वो उनको बाहर का खाना बेसिकली घर से दूरी हो रही है और बाजार से नजदीकी हो रही है। तो उस बाजार की नजदीकी और घर से दूरी के चक्कर में उनका हेल्थ वैसे ही खराब हो रहा है और
को हेल्थ कॉन्शियस वो, क्योंकि वो ब्रेनी है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा यूथ बहुत ब्रेनी है, हार्ड वर्किंग है, और इसीलिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और पैसा भी कमा रहा है। लेकिन उसके बाद समय की कमी हो गई है, दूरियां इतनी है, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से वो अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसे शारीरिक या मानसिक परेशानियां आ रही है। और ये जो रील्स के थ्रू जो जिसे हम कहेंगे छोला छाप डॉक्टर्स, अनऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो कुछ भी उस पे रेमेडीज डाल रहे हैं और ये यूथ उसका यूज कर रहा है, जिसका कोई पता नहीं है कि हमें किसी की किडनी खराब होती है, लीवर खराब हो, या कुछ भी संभावना बनी रहती है। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं जिस पर बहुत कंट्रोल किया जाना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। जी, जब हम कोई खरीदारी करते हैं, या छोटा सा मानिए मैंने एक पैन खरीद लिया, अगर उसमें खराबी आ गई तो मैं सोचूंगी कि ठीक है 5 रुपए का पैन है, बिल्कुल 100 रुपए की चीज के लिए भी हमारे दिमाग में रहता है कि क्या फेस करेंगे और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पता ही नहीं होता कि महीने में हमने कितनी सारी खराब गुणवत्ता की चीज खरीद ली छोटी छोटी कीमत पे, और हम कभी उसकी शिकायत नहीं कराते, और ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। कई बार हम कुछ महंगी चीज भी खरीद लेते हैं, उसमें भी खराबी आ जाती है, तो भी हमारी आदत हमें कहती है कि कौन केस करेगा, कौन जाएगा। तो एक तो ये आदत, और क्या प्रक्रिया हो बहुत सिंपल तरीके से अगर आप बताएं तो। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे हमारे बैंकिंग लोकपाल हैं या और इस तरह के और जो दूसरे हैं जो जहां हम ऑनलाइन ये प्रक्रियाएं, जिसमें हमारे पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स पे हम शिकायतें डालते हैं। इवन हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अगर मतलब कहीं कुछ ऐसी चीज हमें दिखती है तो पोर्टल्स होते हैं। तो ऐसा कोई पोर्टल होना चाहिए, कंपनियों के खिलाफ आप कोई शिकायत डाल सके। तो मान लीजिए आपने 5 रुपए की चीज भी खरीदी और उसमें कुछ आया है, उस पोर्टल पे वो शिकायत गई, तो 100 शिकायतें अगर गई, आपने सिर्फ फोन से उस कंप्लेंट को उस पोर्टल पे डाल दिया, और वो शिकायतें जब इकट्ठी हो गई ऐसी जगह पे, तब उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और संबंधित कस्टमर को, अगर एक एक व्यक्ति को उस रेमेडी को नहीं पहुंचा जाए, तो भी जो कलेक्टिवली उनके खिलाफ एक्शन लेकर के जो भी उन पे पनिशमेंट लगाया जाए, जो जुर्माना लगाया जाए या कंपनसेशन के रूप में राशि ली जाए, उसे कंज्यूमर वेलफेयर में काम में लिया जाए। तो इस तरह के पोर्टल वगैरह शायद आवश्यकता है। जैसे कंज्यूमर हेल्पलाइन चलती है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, आप उस पे शिकायत दे सकते हो। नहीं, उस पे शिकायत दे सकते हैं, पर एक्चुअली मुझे लगता है कि वही बात है कि इतनी छोटी चीज के लिए हम वहाँ शिकायत हम नहीं जाते। और दूसरा, मुझे शायद इतना कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज तक किसी कोई शिकायत आई हो कि 5 रुपए, बहुत रेयर कोई ऐसा होता है कंज्यूमर जिसको नहीं पता है, बहुत ये अवेयरनेस है कि नहीं, मुझे तो सोसाइटी के लिए लड़ना ही है, मुझे तो इस बात के लिए लड़ना ही है। एक बिस्किट के पैकेट बिल्कुल, तो ये बहुत रेयर और कम आ गए तो उसने केस बिल्कुल, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि लंबे प्रोसेस में जाने में लोग अवॉइड करते हैं। 5 मिनट चीज है, उसके बाद हमारी लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं। आदत बदलनी भी बिल्कुल, हमें हर शिकायत को कोशिश करनी चाहिए। हमारी हर जो भी गलत शॉपिंग या परचेजिंग के थ्रू हमें कोई गलत चीज़ मिली है या हाँ अधिक कीमत पर मिली है, या हमारे साथ कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसा कुछ हुआ है, तो हमें ज़रूर शिकायत दर्ज करानी चाहिए NGOs के माध्यम से, हेल्पलाइंस के माध्यम से, ताकि उस पर एक रोक लग सके। कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। जैसे मानिए कि मैंने बेंगलोर की कोई वो है, वहाँ से कुछ मंगा लिया, तो इन दिनों ऐसी चीज़ है कि आप अपने शहर से भी केस कर सकते हो उसका। अगर कोई, जैसे आपने सूरत से कोई साड़ी मंगाई है, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि हम देश में कहीं से भी कुछ भी चीज़ मंगा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हम उस कंज्यूमर कोर्ट में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ज्यादातर लोगों को कंज्यूमर कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है 2019 में, बिल्कुल ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें जहाँ कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहाँ ज्यूरिसडिक्शन बनता है। हाँ। तो आप जहाँ के परचेज आपने जहाँ से किया है, हाँ, वहाँ आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज मानना चाहिए और वहाँ आप दर्ज करा सकते हैं।
तो मतलब ये कंफ्यूजन ना रहे कि अगर हमने कुछ पंजाब या कहीं से हमने अगर साड़ी या कुछ हाँ, तो हम मंगाया नहीं कर तो हम सकते, केस नहीं करा नहीं कर सकते, क्योंकि ये। अभी इन दिनों अगर हम सोशल मीडिया के जरिए कुछ चीज खरीदते हैं, फोन खरीदा, फोन घर पे आया, हम उसको खोले, उसमें ईंटें भरी है, पत्थर भरे, ऐसी बहुत सी शिकायतें आती है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कैसे शिकायत कराएं। बिल्कुल, शिकायत करने से पहले हमें खुद वहाँ भी अपने स्तर पर भी वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि वो रिटर्न करें और उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको वो फॉलो करें, और फिर अगर नहीं करते तो हमें शिकायत करनी चाहिए। और जो कंज्यूमर जो संगठन है, हमें कंज्यूमर अगर वहाँ तक भी चला जाता है तो किस जुरिस्डिक्शन में और कहाँ दायर करना है ये शिकायत, उसके लिए फिर जो संगठन हमारे हैं वो काम करते हैं। तो उपभोक्ता को इतना लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ शिकायत अपने किसी भी एनजीओ या कंज्यूमर संगठन तक वो भेजेगा, तो आगे जो लीगल जो भी फैक्ट्स हैं जिसे वो अगर वो नहीं समझता है तो हमारे एनजीओ इस तरह के काम कर रहे हैं। जी, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे और लेना चाहूँगी, मुझे कुछ सिंपल टिप्स बताइए कंज्यूमर के हिसाब से, जैसे बहुत आम अगर अपन खरीदारी कुछ भी करते हैं तो बहुत सिंपल वे में। सिंपल में वही सबसे पहले यही चीज़ समझ में आती है कि जैसे हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ जो डिस्प्ले के पैटर्न है, हमें सामान दिखाई पड़ता है, हम अट्रैक्ट होते हैं और ख़रीद लेते हैं, वहाँ हमें बार्गेनिंग का मौका नहीं मिलता। जबकि हम छोटे छोटे रिटेलर्स जो हमारा पुराना तरीका था, वहाँ वाकई अगर हम जाते हैं तो हमें बार्गेनिंग का मौका मिलता है। दूसरी चीज़, इसी तरह से मॉल्स में रिप्लेस करने का कोई नहीं है, आप लेकर जाओगे ना वो कैश देंगे ना वो कहेंगे, हमारी नीतियों में नहीं है, क्योंकि आप सीधे ऑनर के कनेक्टिविटी में नहीं आ रहे हो, वहाँ हमेशा स्टाफ अवेलेबल होता है, ऑनर नहीं होता। ऑनर से आप लड़ने के लिए जाते नहीं हो और आपकी समस्या वहीं बनी रहती है। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो आपको उसके लिए ज़रूर शिकायत दर्ज करके एक्शन लेना चाहिए। तीसरी चीज़ वही कि आपको आवश्यकता की वस्तु खरीदनी है, बाजार के हिसाब से खरीदारी नहीं करनी है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करनी है, ये चीज़ सबसे बड़ी है। और तीसरा ये कि आप जब किसी वस्तु को लेने जाते हैं तो केवल उसके विज्ञापन से आकर्षित ना होकर आपकी आवश्यकता के अनुसार उसकी गुणवत्ता को जांचें, उसके विभिन्न अलग अलग ब्रांड्स में किस किस क्वालिटी का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्या उसकी खासियत है, कितनी उसकी गारंटी है, कितनी वारंटी है, कितनी उसकी उपयोगिता है, वो कितना, ये सारी जानकारी प्राप्त करें। और ये हर बेचने वाले का ये दायित्व है, उसे बताना पड़ेगा और आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और आप सारी जानकारी लेने के बाद बिल्कुल अपने स्तर पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हुए कि अब मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जब आपको आत्मविश्वास हो जाए उसके बाद ही आप खरीदारी करें, किसी भी तरह की जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगी। जी बिल्कुल। जैसे दिवाली का टाइम है, लोकल चीजें खरीदने का एक मोटिवेशन होना भी चाहिए, तो क्या मतलब क्या एक उपयोगिता है अगर हम लोकल चीजें खरीदते हैं, मतलब ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड मतलब वो नहीं, वही जो चीज आप समझ रहे हैं कि लोकल चीज हमें ज्यादा खरीदनी चाहिए, ऐसा कुछ लोकल चीज खरीदने मतलब से सबसे बढ़िया मैसेज आप बिल्कुल देना चाहिए? उससे सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये होता है कि हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली ज़्यादा उनको हम सपोर्ट कर पाते हैं। लोकल हम नहीं खरीदेंगे तो हम पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना रहे हैं, और हमारे सराउंडिंग जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे शहर के लोग, हमारे आसपास के लोग, उन्हें हम व्यापार नहीं देकर कहीं बाहर देते हैं, तो ये मॉरल ड्यूटी भी हमारी बनती है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। दूसरी चीज़, वो हमसे बहुत बिना किसी चैन के हमारे जल्दी संपर्क में आती है, तो उसकी कीमत भी कम होगी, उसकी गुणवत्ता भी अधिक होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोकल पे ज़्यादा ध्यान दें। नहीं, जैसे एक प्रैक्टिस है, हम मॉल में गए ना और हमने देखा कि इस पे ये रेट है और हम बिना सोचे समझे उसको उठा लेंगे, और एक वहीं पे अगर आप बार्गेनिंग करेंगे छोटे से दीपक के लिए या छोटी छोटी चीजों के लिए, और बार्गेनिंग करने के बाद वो मान भी जाते हैं, हाँ वो मान भी जाते तो दोनों को फायदा है। आप बार्गेनिंग करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है, वहाँ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक 200 रुपए की चीज आपको कोस्टिंग आप देखेंगे तो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कीमत आपको लोकल मिलेगी। एक्चुअली कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर MRPs
आपको इस तरह से मिलेगी मॉल्स वगैरह में। तो ये जो गैप आपको फाइनेंशियल जो आपकी जेब की कटिंग हो रही है वो फिर नहीं होगी। तो ये कि इस बार भी दिवाली पे लोकल चीज़ों को प्रमोट बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि छोटे जो रिटेलर्स होते हैं उनसे ख़रीदारी की जाए, अपने आसपास के लोगों से किया जाए। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हम अपने शहर को, अपने सराउंडिंग के लोगों को प्रमोट करें, उसमें हमारा भी अपना भी स्वार्थ है और उत्थान भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी आपका।